हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बट इजी। बीएससी और इजी, हाँ इजी ही रहेगी। आप पढ़ेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझाऊंगी। और आज की वीडियो में हम स्पेशली चार्ट्स का यूज़ करेंगे टॉपिक्स को समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको सारे टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो ये है डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि रियल फंक्शन जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा था कि रियल फंक्शन क्या होता है। देखते हैं एक बार। रियल फंक्शन, जिसको कि हम डिनोट करते हैं आर से, रियल फंक्शन होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एक सेट है, इसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 2 3। ये पेयर्स होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के। पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर की एक कंडीशन होती है कि शुड हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले एग्जाम्पल में डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 4 5 6। जब हम दूसरे इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें 1 2 1 3 2 4। देखिए इसमें जो 1 है वो रिपीट हो रहा है। तो जब ये एक्स कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहलाया जाएगा, तो ये गलत होगा। आगे पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होती हैं? डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के सेट को डोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक फंक्शन है, फंक्शन सेट है, एक सेट में 3 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5 6। इसमें डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? 1 3 5, सभी ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला नंबर। तो डोमेन का सेट क्या हो गया? 1 3 5। बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? 2 4 6। इनका सेट बनाएंगे तो 2 4 6, तो इसी को रेंज कहते हैं। आगे पढ़ते हैं सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ से हमारी बीएससी स्टार्ट होती है, मैथमेटिक्स। तो सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस इसको हम रियल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस का सिंबल होता है इस तरह के ब्रैकेट्स, ये सिंबल है। सीक्वेंस क्या होता है? इसकी मैपिंग होती है एफ सच दैट n टेंस टू r। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर हम n की वैल्यू, मतलब अगर हम इसमें n रखेंगे यानी कि नेचुरल नंबर रखेंगे तो हमको रियल नंबर मिलेगा। n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। r क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमें कैसे मिलेगा वो हम अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि जनरल टर्म यानी nth टर्म क्या होता है सीक्वेंस में। सबसे पहले सीक्वेंस का सिंबल बनाएंगे, ये वाला सिंबल। उसके बाद इसमें xn या fn an bn कुछ भी हो सकता है, तो इसी को हम सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें n आ रहा है, n। अब वो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप एक सीक्वेंस लेते हैं xn, तो आपको इसके टर्म्स कैसे निकालने हैं? पहले समझते हैं सीक्वेंस के टर्म्स होते क्या हैं। देखेंगे एक सीक्वेंस जो xn है, इसके टर्म्स होते हैं x1 x2 x3 और xn। मतलब x3 के बाद xn तक जा रहा है, उससे आगे भी जा सकता है xn+1 xn+2, बट जो nth टर्म होता है वो xn होता है। ये कैसे आ रहा है? जब हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3 और n, इस तरह से। तो ये क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस के टर्म्स, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब समझते हैं मैपिंग से क्या मतलब था। जो मैपिंग मैंने आपको दिखाई थी, f सच दैट n टेंस टू r, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपको एक सीक्वेंस गिवन है 2n, ठीक है, अगर आप इसमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर डालेंगे, n की वैल्यू क्या डालेंगे? नेचुरल नंबर, यानी कि n डालेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4।
तो जो आपको टर्म्स मिलेंगे वो रियल नंबर मिलेंगे। देखते हैं कैसे। n की वैल्यू डालिए नेचुरल नंबर। पहला टर्म क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2, दूसरा टर्म 2 इंटू 2 4, तीसरा टर्म 2 इंटू 3 6, इसी तरह से मिलेंगे। यानी कि अगर आपने n की वैल्यू नेचुरल नंबर डाली तो जो आपको टर्म्स मिलेंगे वो आपके रियल नंबर मिलेंगे। अभी तो यहाँ पे ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर डाल रहे हैं पर आपको टर्म्स कैसे मिल रहे हैं, मान लीजिए -2 -3, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब रियल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर डालने पे आपको रियल नंबर मिलेगा। अब रियल नंबर चाहे नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है, या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यही है इसकी मैपिंग। एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, इसका nth टर्म बताना है, तो इसको अभी इग्नोर कीजिए, ये सीक्वेंस है। तो इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए सीक्वेंस क्या है, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो 1 ऊपर एज इट इज़ है तो 1 लिख देंगे, नीचे क्या है 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जा रहा होगा, n तक, तो नीचे n आ गया। सीक्वेंस का nth टर्म क्या आ गया, 1/n। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, सीक्वेंस है 1 4 9, इसके आगे भी जा रहा है, इसका nth टर्म बताना है। तो देखिए ये क्या दे रखी हैं आपको, पावर्स दे रखी हैं, स्क्वायर दे रखे हैं। ये 1 का स्क्वायर दे रखा है, ये 2 का स्क्वायर दे रखा है, ये 3 का स्क्वायर दे रखा है। तो हम इसको nth टर्म लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम n का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 2 3 से लेके जा रहा होगा n तक, और जो पावर है वो कॉमन आ रही है सब में, तो जो nth टर्म हो गया वो हो गया n स्क्वायर। बात करते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कि सारे टर्म्स सेम होती हैं। कैसे, देखिए इस सीक्वेंस में सारे टर्म सेम है, ए, आगे भी ऐसे ही जा रहा होगा। तो जब सारे टर्म सेम होते हैं तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है। और अगर हम इसकी रेंज निकालनी हो कि इस सीक्वेंस की रेंज बताइए, तो इसकी रेंज क्या होगी, सिंगलटन सेट ए। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें कि एक ही एलिमेंट होता है, इसमें एक ही एलिमेंट है ए, तो यानी कि इसकी रेंज हो गई ये। अगर आपसे पूछा जाए रेंज बताइए इसकी, n स्क्वायर सीक्वेंस है, इसकी रेंज बताइए, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आप इसके टर्म्स निकालेंगे। टर्म्स क्या आ जाएंगे, 1, n की वैल्यू नेचुरल नंबर रखते जाइए, 1 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, ठीक है, ये इसकी रेंज आ गई। यानी कि अगर आपको इसकी रेंज लिखनी होगी तो आप इसकी रेंज कैसे लिख पाएंगे, 1 4 9, इस तरह से जो भी आए, ठीक है, तो ये ऐसे रेंज लिख लेते हैं हम। बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 सीक्वेंस की। 2 सीक्वेंस इक्वल कब होंगे, जैसे मान लीजिए 2 सीक्वेंस दे रखे हैं xn और yn, xn की वैल्यू दे रखी है 2n, yn भी 2n दे रखा है। तो जब ये दोनों सेम है यानी xn इक्वल टू yn है, तो ये जो सीक्वेंस दोनों हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस। अब जो बाउंडेडनेस होती है उसके हिसाब से सीक्वेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब ये चारों क्या होते हैं देखते हैं। जो बाउंडेड बिलो होता है उसमें क्या होता है, ये इसकी कंडीशंस हैं, चारों की मैंने कंडीशन लिख रखी है, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, ये समझते हैं। बाउंडेड बिलो होता है xn इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका क्या मतलब है, यानी xn एक सीक्वेंस है और m कोई रियल नंबर है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, जो xn है वो उसमें n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, जो m है यानी कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये नेचुरल नंबर, ये रियल नंबर, इसका n नेचुरल नंबर और ये m रियल नंबर। तो xn एक सीक्वेंस है और जो m है, m एक ऐसा रियल नंबर है जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स में सबसे छोटा है। इनइक्वालिटी के साइन से आप देख पा रहे होंगे ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा कैसे है, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे,
तो उन मेंबर्स को मान लेते हैं सीक्वेंस के सारे टर्म, फैमिली के मेंबर्स यानी सीक्वेंस के सारे टर्म्स। ठीक है, तो आपकी फैमिली में कोई सबसे छोटा मेंबर होगा, शायद आपकी छोटी बहन हो या छोटा भाई हो। मान लें आपकी छोटी बहन है, वो सबसे छोटी है। ठीक है, तो आपकी जो सबसे छोटी बहन है, जो फैमिली में सबसे छोटी है, वो है एम। एम एक रियल नंबर, वो सबसे छोटी है। तो इसका क्या मतलब है, बाकी सारे मेंबर्स उससे बड़े हैं। आप उससे बड़े हैं, आपकी मम्मी उससे बड़ी हैं, आपके पापा उससे बड़े हैं। ठीक है, तो यानी कि वो सबसे छोटी मेंबर है, तो उसी को हम एम बोल रहे हैं, एक रियल नंबर जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स में सबसे छोटा है। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने एक सीक्वेंस लिया है एन, सीक्वेंस एन। इसके सारे टर्म्स क्या होंगे, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर डालेंगे, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब इसमें जो 1 है, 1 क्या है, सबसे छोटा मेंबर जिससे कि सारे मेंबर बड़े हैं। 1 सबसे छोटा है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे कि जो इसमें 1 है वो लोअर बाउंड है। क्या है, लोअर बाउंड। और ये इसको हम अलग तरह से भी बोल सकते हैं, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 1। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें सबसे छोटा नंबर m मिले और m जो मिलता है वो लोअर बाउंड होता है। ये हमको लोअर बाउंड मिला है 1, सबसे छोटा नंबर इन सभी में। एक और चीज़ देखेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1 सबसे छोटा, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा। अब अगर आपको बोले कि इसकी ये कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो लिखेंगे। सीक्वेंस क्या है आपका, n, तो मैंने सीक्वेंस लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो m मिला है, m क्या मिला है, 1 मिला है, सबसे छोटा नंबर, 1 लिख देंगे। अब जो 1 है वो सबसे छोटा है, तो इनइक्वालिटी का साइन इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस xn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी सीक्वेंस भी लिख सकते हैं या जो सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कंडीशन लिख दी हमने। और देखेंगे इसका एक और एग्जांपल है n+1। अब देखेंगे बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है और इसमें सीक्वेंस में जो n होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा होता है, m जो होता है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होता है। अब इसमें जो m होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी आपकी फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य। मान लिया आपके दादाजी सबसे बड़े हैं तो वो m है, बाकी सारे मेंबर्स उनसे छोटे हैं, तो जो m है वो आपके दादाजी हैं। इस तरह से समझेंगे, m एक रियल नंबर है और जो n है वो नेचुरल नंबर है। इनइक्वालिटी का साइन उसी अकॉर्डिंग आ गया है कि जो m है वो सबसे बड़ा है। बाउंडेड अबव में हमें क्या मिलते हैं, अपर बाउंड्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे ले लिया xn इज इक्वल टू -n। ठीक है, -n, इसको खोलेंगे, टर्म्स लिखेंगे इसके। कैसे लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट किया मैंने। उसके बाद अब इसमें देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है -1, सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है -1, यानी कि जो -1 है वो अपर बाउंड है। एंड दिस क्वेश्चन इज बाउंडेड अबव बाय -1 है। समझे। और एक और चीज़ इसमें देखने वाली है, इसका ट्रेंड क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको मुझे लगता है ठीक से समझ में आ गया होगा। देखेंगे, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। इस कंडीशन को इस क्वेश्चन के लिए कैसे लिखेंगे,
सबसे पहले y लिखेंगे xn, जो सीक्वेंस दे रखा है, जो भी दे रखा है, -n दे रखा है, -n भी लिख सकते हैं, -1 निकल के आया है ना, ये अपर बाउंड निकल के आया है, सारे नंबर बाउंडेड अबव बाय -1 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है इस सभी टर्म्स में। सबसे बड़ा नंबर होने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन इसकी तरफ बड़ा आएगा, और ये हमने इसकी कंडीशन लिख दी। ये डिक्रीजिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम में है सारे नंबर्स। एक्स का ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस कैसा होता है, जो बाउंडेड बिलो भी हो, बाउंडेड अबव भी हो। कैसे होगा ये सीक्वेंस? होगा xn, उसमें हमें बाउंडेड बिलो भी मिल रहा होगा, बाउंडेड अबव भी मिल रहा होगा, सबसे छोटा नंबर भी मिल रहा होगा, सबसे बड़ा नंबर भी मिल रहा होगा इसमें, यानी कि बोथ लोअर एंड अपर बाउंड्स भी मिलेंगे, लोअर बाउंड्स भी मिलेंगे, और ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, देखेंगे एक सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके इसके टर्म्स निकालेंगे, तो 1/1 1/2 1/3 1/4 ऐसे आगे चलता जाएगा। यहाँ पे कहीं 1/n यानी nth टर्म आ रहा होगा, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 1/1 तो 1 ही रहेगा, 1/2 0.5 1/3 0.3 1/4 0.2। अब देखिए ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद क्या देखेंगे, ये जो नंबर्स हैं ये डेसिमल में हैं, ये कैसे जा रहे होंगे, 1 0.5 0.3 0.2 0.1 0, कहीं जाके 0 पे ख़त्म हो रहे होंगे, यानी कि जो नियरेस्ट होल नंबर है हम वो देखेंगे। नियरेस्ट होल नंबर क्या है, 0। ये सारे नंबर कहीं 0 पे जाके ख़त्म हो रहे होंगे। ये तो हमने ऐसे एजम्पशन से बताया, अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे कि 0 आ कैसे रहा है। तो इसमें जो हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इसमें सबसे बड़ा नंबर मिला है 1, 0 सबसे छोटा नंबर है, तो जो अपर बाउंड मिला है वो मिला है 1। इसमें अपर बाउंड मिल गया है 1, लोअर बाउंड क्या मिल गया है 0, ठीक है। इसकी कंडीशन को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, xn लिखेंगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आएगा सबसे छोटा नंबर, यहाँ पे आएगा सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है 0, यहाँ आ गया 0, सबसे बड़ा नंबर क्या है 1, तो यहाँ आ गया 1। एक बार मैच कर लेते हैं, कंडीशन ये आ गई, कैन बी बोथ लोअर एंड अपर बाउंड्स, अपर बाउंड भी मिलेगा लोअर बाउंड भी मिलेगा, 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। कैन बी डिक्रीजिंग, कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अभी इस केस में ये डिक्रीजिंग है, किसी और केस में ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो 1 पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका और हो सकता है, एग्जाम्पल तो यही है 1/n, इसी को मैंने करके दिखाया है 1/n को, ठीक है। आगे देखेंगे अनबाउंडेड में कोई कंडीशन नहीं होती। अब इसका एक रीज़न है क्यों नहीं होती, इसकी कंडीशन इसलिए नहीं होती क्योंकि ना तो ये लोअर बाउंड होता है ना ही अपर बाउंड होता है, नीदर लोअर नॉर अपर बाउंड, ठीक है। इसमें 2 कंडीशंस और होती हैं, उनको हम अच्छे से इसको आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, ना तो ये अपर बाउंड होता है ना ये लोअर बाउंड होता है, ये एक्चुअली इसका एक टाइप है। आगे हम 3 टाइप्स इसके पढ़ेंगे, तो ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। इसको अच्छे से अभी आगे समझेंगे, पहले हम इन चीज़ों को एक्सपेंड करके पढ़ लेते हैं कि इनमें और कोई सब टॉपिक्स आ रहे हैं क्या। तो पढ़ते हैं बाउंडेड बिलो। और बाउंडेड बिलो में भी एक स्पेशल केस, इन्फीमम या फिर GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको कैसे पढ़ेंगे, चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोअर बाउंड या इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB ऑफ n+1। सीक्वेंस दे रखा है n+1, इसमें इसका क्या निकालना है, इसका लोअर बाउंड बताना है
उसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB। कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले n की वैल्यू पुट करेंगे सीक्वेंस में। n की वैल्यू पुट करने पे जो सीक्वेंस के टर्म्स आ जाएंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर। फिर सीक्वेंस के जो टर्म्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, n+1 यानी कि 2 3 4 5। इसमें हम नोट कर सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। 2 सबसे छोटा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा। अब देखेंगे इसको नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे मैंने इसको शो कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो 2 है, सीक्वेंस में टर्म्स क्या आ रहे हैं, 2 3 4 5। ये 2 3 4 5 और मतलब इधर के टर्म्स आ रहे हैं सारे। पर एक्चुअली में होता क्या है, जो लोअर बाउंड होता है वो कोई एक नहीं होता, लोअर बाउंड कई सारे हो सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था लोअर बाउंड वो होता है जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स में सबसे छोटा हो। सबसे छोटा इसमें 2 है, पर जब हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये सब भी तो सबसे छोटे हैं, भले ही ये इस सीक्वेंस के टर्म्स में नहीं आ रहे, क्योंकि हमने इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है, नेचुरल नंबर रखी है, पर नंबर लाइन में तो ये होंगे। तो लोअर बाउंड्स इतने सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब 2 से स्टार्ट होके यहाँ तक कहीं जा रहा होगा, दूर तक। ठीक है। अब लेकिन जो 2 है वो इसमें स्पेशल काइंड का लोअर बाउंड है। 2 स्पेशल काइंड का लोअर बाउंड क्यों है? सबसे पहली बात, वो सीक्वेंस में लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है सीक्वेंस में। ठीक है। दूसरी बात, सीक्वेंस में लाई करने का इसका रीज़न क्या है, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पे ये आ रहा है। दूसरी बात, ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अभी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, शॉर्ट में GLB बोलते हैं। GLB क्या होता है, देखेंगे ये सारे जो लोअर बाउंड्स हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है नंबर, 2 सबसे बड़ा है इसमें, यानी कि सारे लोअर बाउंड्स में 2 सबसे बड़ा होने के कारण ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है, यानी कि GLB कहलाता है। ये एक स्पेशल टाइप का लोअर बाउंड है जो कि GLB या फिर इन्फीमम कहलाता है। ये दोनों इसके निकनेम्स हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। तो इसीलिए हम इस 2 को लोअर बाउंड भी बोल सकते हैं, इन्फीमम भी बोल सकते हैं, या GLB भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताइए लोअर बाउंड क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB क्या होगा n+1 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इन्फीमम भी है, GLB भी है और लोअर बाउंड भी है। ठीक है। वैसे लोअर बाउंड एक नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में ये नंबर लाइन पे देखने पर ये बहुत सारे होते हैं। हम आंसर को इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो बाय 2 है, बाउंडेड बिलो बाय 2, इधर से इधर जा रहे हैं, बाउंडेड बिलो बाय 2। ठीक है, आगे देखते हैं बाउंडेड अबव। जैसे अभी हमने इन्फीमम पढ़ा, GLB पढ़ा, जस्ट उसी का अपोजिट है सुप्रीमम या LUB, लोअर अपर बाउंड। क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे व्हाट इज अपर बाउंड या सुप्रीमम या LUB, लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस ये दे रखा है, इसका आपको लोएस्ट अपर बाउंड बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस में n की वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर रखेंगे मतलब। तो ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स क्या आ जाएंगे, -2 -3 -4 -5 -6 आगे तक चलते जाएंगे। हम इसमें देख सकते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि जब डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है, अपर बाउंड। अपर बाउंड कैसे है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है, ये सबसे बड़ा है, फैमिली में सबसे बड़ा है ये सारे नंबर इससे छोटे हैं। ठीक है, तो ये अपर बाउंड है। वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अपर बाउंड ये है, पर सुप्रीमम कैसे है, ये LUB कैसे है, LUB नॉट GLB।
नंबर लाइन पे देखेंगे, नंबर लाइन बना ली है, उसमें टर्म्स क्या आए हैं, -2 -3 -4, यानी कि इधर के टर्म्स आए हैं -2 -3 -4 -5, ये वाले टर्म्स आए हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये है अपर बाउंड है, ये क्या है, ये अपर बाउंड, बाउंडेड अबव में अपर बाउंड मिलता है, तो इसका अपर बाउंड -2 होगा। अब अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा नंबर जो सारे नंबर्स में सबसे बड़ा हो। अब नंबर लाइन पे देखने पे हमें पता चलता है कि इससे ये ज़रूरी नहीं है -2 ही अपर बाउंड हो, बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, पर जो -2 है वो स्पेशल काइंड का अपर बाउंड है। क्यों? क्योंकि ये हमें सीक्वेंस में पहले n की वैल्यू 1 रखने पे मिल रहा है। ये एक्चुअली में हमें सीक्वेंस के अंदर एक टर्म मिल रहा है, और इसके दो निकनेम्स क्या हैं, सुप्रीमम और LUB, यानी कि लोएस्ट अपर बाउंड। सारे अपर बाउंड्स, ये क्या है, सारे अपर बाउंड्स जितने भी हैं, यहाँ तक मतलब कहीं इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे, तो सारे अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, -2। ये -2 इन सबसे छोटा है, तो इसलिए इसको LUB यानी कि लोएस्ट अपर बाउंड कहते हैं, और सुप्रीमम भी कहते हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछ लेंगे, कोई क्वेश्चन, कोई भी सीक्वेंस देखे कि सुप्रीमम बताइए या इन्फीमम बताइए, LUB बताइए, GUB बताइए, कुछ भी देके, GLB बताइए, कुछ भी देके पूछ लेंगे मतलब, तो आप बता सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा था, अपर बाउंड, सुप्रीमम या LUB बताइए, तो जो आ गया -2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंडीशन इसकी अगर लिखना चाहें तो XN लिखेंगे सबसे पहले, सीक्वेंस। अब ये -2 क्या है, सबसे बड़ा है, तो ऐसे इनइक्वालिटी का साइन बनाएंगे, सबसे बड़ा क्या है, -2, लिख गया, बहुत ईजी, इसकी कंडीशन लिख गई। तो ये बाउंडेड अबव बाय -2 है, ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव बाय -2 है, यहाँ लिख दिया है मैंने। आगे पढ़ते हैं बाउंडेड। बाउंडेड क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, एक सीक्वेंस लिया था मैंने 1/n, ठीक है, nth टर्म था वो, तो ये सीक्वेंस को हमने डेसिमल में लिख लिया। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है, ये हम डेसिमल में लिखने के बाद हमको ये अपर बाउंड मिल जाता है, ये लोअर बाउंड मिल जाता है। अपर बाउंड मिला है यानी सबसे बड़ा नंबर मिला है, और सबसे छोटा नंबर 0 मिल गया। कैसे मिल रहा था ये, जब हम देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम ऐसे जाएंगे 1, 0.5, 0.3, 0.2, 0.2, 0.1, 0, लास्ट में कहीं 0 मिल रहा होगा। होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर 0 मिल रहा है। तो ये जो हमने इसमें देखा, ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड, और ये लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड, ठीक है। अभी हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि यही 0 जो मिल रहा है, ये तो हमने नियरेस्ट होल नंबर निकाला है, पर ये एक्चुअली में है या नहीं, तो इसके लिए है एक थ्योरम है। थ्योरम कौन सी है, बेल्ज़ैनो-वेयरस्ट्रैस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसका लिमिट पॉइंट होता है। बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का क्या मतलब है, लिमिट पॉइंट का मतलब होता है जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो एक आंसर आना चाहिए, उसी को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। इसका nth टर्म क्या था, 1/n, तो आप लिमिट में 1/n रख के देखिए, मतलब 1/n रख के देखिए, और n की वैल्यू इन्फिनिटी रख के देखिए। आप जब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो जो आंसर आएगा 1/∞ 0 आ रहा है, ये 0 ही तो आ रहा था। तो ये हमने इस थ्योरम से प्रूफ भी करके दिखा दिया कि हाँ 0 ही लोअर बाउंड आएगा। और इसकी कंडीशन हमने लिख ली थी, XN इज़, इसमें ये जो है, ये सबसे छोटा नंबर क्या है, 0, सबसे बड़ा नंबर 1, ये आ गया था, ये कंडीशन आ गई इसकी, बहुत ही इजी था। लास्ट देखेंगे अनबाउंडेड। मैंने आपको अनबाउंडेड पहले नहीं समझाया था, क्योंकि अब मैं इसको अच्छे से समझाने वाली हूँ। ये 3 प्रकार का होता है, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो, और तीसरा भी होता है, उसका कोई नाम नहीं है। समझेंगे अनबाउंडेड अबव क्या होता है। अनबाउंडेड अबव होता है जो बाउंडेड बिलो हो
पर बाउंडेड अबव ना हो। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक बाउंडेड अबव के बाउंडेड बिलो के कॉन्टेक्स्ट में, और एक बाउंडेड अबव के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले बाउंडेड बिलो के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये अनबाउंडेड अबव में कौन सी कंडीशन आ रही है, सबसे पहले ये करो, अनबाउंडेड का अपोजिट लिखो बाउंडेड, अबव का अपोजिट लिखो बिलो, यानी बाउंडेड बिलो है और जो बचा वो नहीं है। एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है, सीक्वेंस दे रखा है 2n, ये इसके टर्म्स आ गए n की वैल्यू रखने पे। अब आपसे बोला जाए कि ये क्या है, ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं। देखिए सबसे पहला टर्म क्या है, ये सबसे छोटा है, यानी इसमें हमें लोअर बाउंड मिल रहा है। और जब हमें लोअर बाउंड मिलता है तो जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बाउंडेड बिलो। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात, ठीक है। तो बाउंडेड बिलो है, मतलब ये कंडीशन तो आ गई। अब बाउंडेड अबव के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझेंगे इसको, बाउंडेड अबव, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए इसी क्वेश्चन में इसका बाउंडेड अबव निकाल के दिखाइए, इसका बाउंडेड अबव आप निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कहीं लास्ट में जा रहा होगा और ये मतलब कहीं इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तो आप कोई वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी हो सकती है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब। तो जब आप बाउंडेड अबव निकाल ही नहीं पा रहे हैं, लोअर बाउंड निकाल पा रहे हैं सिर्फ, बाउंडेड बिलो निकाल पा रहे हैं सिर्फ, बाउंडेड अबव नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाउंडेड अबव तो है ही नहीं, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पा रहे, वो आप m निकाल ही नहीं पा रहे, आप एक रियल नंबर निकाल ही नहीं पा रहे इसमें जो बाउंडेड अबव के लिए हो। दूसरा देखेंगे अनबाउंडेड बिलो। अनबाउंडेड बिलो क्या होता है, सबसे पहले अनबाउंडेड का अपोजिट लिख दो बाउंडेड, बिलो का अपोजिट लिख दो, सॉरी इस अनबाउंडेड का अपोजिट लिख दो बाउंडेड, बिलो का अपोजिट लिख दो अबव, तो ये बाउंडेड अबव तो है। अब बाउंडेड अबव कैसे है, एग्जाम्पल देखेंगे, -n सीक्वेंस है, ये इसके टर्म्स हैं। अभी ये आप कैसे देख रहे हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, और ये जो पहला टर्म है ये क्या है, सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा टर्म है। तो ये जो रियल नंबर है ये क्या है, अपर बाउंड है, अपर बाउंड सबसे बड़ा। तो आप इसमें अपर बाउंड निकाल पा रहे हैं, यानी कि बाउंडेड अबव निकाल पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने टिक लगाया है, बाउंडेड अबव निकल रहा है इसमें। अब बाउंडेड बिलो की बात कर लें, बाउंडेड बिलो नहीं है। अब आप इस एग्जांपल का बाउंडेड बिलो निकालने बैठो, कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे आ रहा होगा। अब भाई इन्फिनिटी पे आ रहा होगा तो वो जो आप नंबर है उसको निकाल ही नहीं पा रहे ना एक्चुअली में, तो कोई मतलब जो m निकालना चाह रहे हैं आप रियल नंबर, वो निकाल ही नहीं पा रहे, वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके आ रहा होगा। तो जब आप इसका बाउंडेड बिलो निकाल ही नहीं पा रहे, आप इसको बाउंडेड, इसका लोअर बाउंड नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ अपर बाउंड निकाल पा रहे हैं, तो ये बाउंडेड बिलो तो है ही नहीं, सिर्फ बाउंडेड अबव है। समझ में आया? एक अगला देखेंगे, जो बाउंडेड बिलो भी ना हो और बाउंडेड अबव भी ना हो, नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव, ये कैसे होगा? एग्जाम्पल देखेंगे, -1 की पावर n 2n, ये सीक्वेंस दे रखा है और ये इसके टर्म्स आ गए। टर्म्स क्या आई हैं, -2 प्लस का 4, -6 प्लस का 8, -10 प्लस का 12, और ऐसे आगे आ रहे होंगे। अभी इसको नंबर लाइन पे एनालाइज करेंगे, कैसे? देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ गौर करने वाली है कि इसमें कोई सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर नाम की चीज़ है ही नहीं। -2 नेगेटिव नंबर आ गया, फिर एक पॉजिटिव नंबर आ गया, फिर एक नेगेटिव नंबर आ गया, फिर एक पॉजिटिव नंबर आ गया। ये ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है, ये बात मैंने आपको इधर बताई थी, ना तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, अलग ही झोल है इसमें। अब ये झोल क्या है, नंबर लाइन पे देखेंगे, ये आ गई नंबर लाइन। पहला नंबर क्या है, -2, यानी ये रहा -2। दूसरा नंबर +4 ये रहा। तीसरा नंबर -6 ये रहा।
चौथा नंबर प्लस का 8 ये रहा, -10 यहाँ पे है और प्लस का 12 यहाँ पे है। मतलब ये नंबर इधर को जा रहे हैं, कुछ नंबर इधर को जा रहे हैं, बीच में कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यू। जब कॉमन वैल्यू नहीं है, आधे नंबर इधर को भाग रहे हैं, आधे नंबर इधर को भाग रहे हैं, ठीक है, कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई टर्म, कोई ट्रेंड डिफाइन ही नहीं है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का ये वाला टाइप, जो कि ना तो बाउंडेड बिलो मिल रहा है ना तो बाउंडेड अबव मिल रहा है। अब आप सोचें बाउंडेड बिलो और अबव कैसे? देखो, सबसे छोटा नंबर इसमें ढूंढने चलो आप, चलो एक बार को हम मान लें सबसे छोटा नंबर इसमें -10 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? सबसे बड़ा नंबर है प्लस का 12। तो ये थोड़ी होगा, सबसे बड़ा छोटा नंबर और बड़ा नंबर स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है, या बिल्कुल एंड में होना चाहिए, ये बीच में मिल रहे हैं। आप इसकी कंडीशन लिख नहीं सकते, आप इसकी कंडीशन लिखने चलेंगे, आप जैसे बाउंडेड की कंडीशन लिख रहे थे कि जो एक सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस m1 और m2 के बीच में लाई कर रहा है, पर आप इसकी कंडीशन नहीं लिख सकते कि ये इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि आप ये थोड़ी बोलेंगे ये -10 है, यहाँ 12 है, इनके बीच में लाई कर रहा है। इनके बीच में कहाँ लाई कर रहा है सीक्वेंस? ये जगह तो खाली है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ना तो इसका लोअर बाउंड मिल रहा है ना तो इसका अपर बाउंड मिल रहा है, ना तो ये बाउंडेड बिलो है ना तो ये बाउंडेड अबव है। तो वही है, ना तो बाउंडेड बिलो है ना तो बाउंडेड अबव है, नो कॉमन वैल्यू, कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल रही नंबर लाइन पे हमें, नाइदर लोअर बाउंड लोअर नॉर अपर बाउंड, कोई सा बाउंड नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, ये तो हो गई मुंह की बातें। अब एक्चुअली में आप पेन पेपर पर लिखेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे शो करेंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है। कुछ एक लंबा सा मेथड होगा, जैसे कि हर बार होता है, यही फैक्ट है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है शो दैट द सीक्वेंस n² इज बाउंडेड बिलो बाय 1, बाउंडेड बिलो है 1 से, एंड नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव नहीं है। अब इसको शो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप गिवन सीक्वेंस को लिख लीजिए। गिवन सीक्वेंस क्या है? xn, जो कि आपको दे रखा है n²। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 लिखते जाइए, x n+1, n+1 का होल स्क्वायर, ये n है, इसकी जगह n+1 लिख दिया है, पावर सेम आएगी। तो ये था पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या है? आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे x n+1 - xn, ये निकालेंगे आप। निकाल के देखिए, x n+1 यानी कि इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूँ, n+1 का होल स्क्वायर माइनस xn की वैल्यू क्या है? n², होल स्क्वायर खोलेंगे, n² +1 + 2n, और ये माइनस का n², प्लस के n² से माइनस का n² कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 + 2n। अब ये 1 + 2n पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसमें नेगेटिव के लिए कोई साइन लग रहा है माइनस का? नहीं लग रहा ना, आगे कोई माइनस का साइन नहीं है, माइनस का साइन आगे है ही नहीं। देखिए, अगर ये इस तरह से होता माइनस कुछ इस तरह से, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है, पर यह नेगेटिव का कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव का साइन है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? 0 से बड़े होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा है ये 0 से बड़ा है, तो हमने ये निकाला तो यही था, तो ये पूरा भी तो 0 से बड़ा होगा, इसी को तो निकाल के ये आया था, तो ये पूरा 0 से बड़ा आ गया। अब आप इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते थे? x n+1, और आप इस -xn को उठा के राइट हैंड साइड में ले जाइए, क्या बन जाएगा? प्लस का xn, ठीक है, ये कंडीशन आ गई मतलब हमारी। वैसे तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट ले जाते हैं उठा के, ऐसा नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ +xn करना पड़ता है। जिसने इनइक्वालिटी पढ़ी है उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये हमारी इसमें कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन से हम क्या पता करें?
हम पता करें कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस कंडीशन से कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे आपने कोई सीक्वेंस ले लिया 1 2 3 4 आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। एक और सीक्वेंस ले लिया -1 -2 -3 -4 आगे तक चलता जा रहा है। ये मतलब मैंने सीक्वेंस के टर्म ले लिए हैं, ठीक है। अब आप इसमें क्या देख सकते हैं, मान लेते हैं ये nth टर्म है, सिर्फ मान लेते हैं कि ये nth टर्म है 3, और ये जब ये nth टर्म है तो ये वाला टर्म कौन सा होगा, n+1। 3 + 1 करने भी तो 4 आ रहा है। n टर्म ये है, n+1 टर्म ये है, इसमें nth टर्म ये है और n+1 टर्म ये है, ठीक है। मान लिया है सिर्फ। अब आप क्या देखेंगे, ये जो है 1 2 3 4 इनका ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। ये कैसे ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा 1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होता है तो जो n+1 वाला टर्म होता है वो बड़ा होता है और n वाला टर्म छोटा होता है। n+1 वाला टर्म 4 बड़ा है, n वाला टर्म 3 छोटा है। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होता है तो n+1 वाला टर्म छोटा होता है और n वाला टर्म बड़ा होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या मिली है, xn+1 इज़ ग्रेटर देन xn। n+1 वाला टर्म जो है वो बड़ा है xn वाले टर्म से। तो n+1 वाला टर्म बड़ा कब होगा, इन दोनों में। ये इसमें xn+1 वाला टर्म बड़ा है, xn वाला टर्म छोटा है, तो जो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो है देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है सीक्वेंस, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होता है ये, तो जो पहला टर्म होता है वो सबसे छोटा होता है, 1 सबसे छोटा है इसमें। और जब 1 सबसे छोटा है तो ये इसका लोअर बाउंड है। क्या है इसका, लोअर बाउंड। और जब हमें लोअर बाउंड प्राप्त होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो। क्या बोलते हैं, बाउंडेड बिलो। ठीक है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि बाउंडेड बिलो है, ये तो प्रूफ करना था, बाउंडेड बिलो शो करना था। अब ये भी बताना है कि बाउंडेड बिलो बाय 1, जो बाउंडेड बिलो है वो 1 से है। तो ये कैसे बताएंगे, n की वैल्यू रखिए नेचुरल नंबर, तो जो टर्म सीक्वेंस के टर्म्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1 4 9 इस तरह से आ जाएंगे। n की वैल्यू 1 रखने पे, 2 रखने पे, 3 रखने पे। तो जो पहला टर्म आ रहा है, जो सबसे छोटा टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 जो आ रहा है इसका लोअर बाउंड आ रहा है। तो लोअर बाउंड यानी कि बाउंडेड बिलो बाय 1 हमें मिल रहा है इसमें। इसकी कंडीशन क्या मिल रही है, जो एक सीक्वेंस xn है और ये जो 1 है, ये जो 1 है ये सबसे छोटा नंबर है, ये हमें इसमें मिल रहा है। ये हमने इसकी कंडीशन लिख दी कि 1 जो मिल रहा है हमें बाउंडेड बिलो बाय 1 मिल रहा है इसमें सीक्वेंस में, एंड नॉट बाउंडेड अबव। अब भाई ये बाउंडेड अबव नहीं है, ये भी दिखाओ। जब हमने ये सीक्वेंस के टर्म निकाले, अब ये कहीं दूर इन्फिनिटी तक जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें बाउंडेड अबव आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे बाउंडेड अबव, लोअर बाउंड आपने निकाले पर अपर बाउंड नहीं निकलेगा इसमें। जब आप अपर बाउंड निकाल ही नहीं पा रहे तो बाउंडेड अबव तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द सीक्वेंस n/n+1 इज बाउंडेड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये तो आपको पता ही है, xn यानी कि सीक्वेंस के जो टर्म निकालते हैं हम, तो उसमें n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर रखते हैं, फिर हमको रियल नंबर मिलते हैं। ये तो मैपिंग ही थी। मैपिंग क्या थी, f सच दैट n टेंस टू r, यही होती है सीक्वेंस की मैपिंग।
अभी इसको शो करना है कि ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है ये बाउंडेड है। कैसे शो करेंगे? सबसे पहले सीक्वेंस लिख लीजिए। सीक्वेंस क्या गिवन है हमें? एक्स एन क्या गिवन है? n/n+1। अगले स्टेप में क्या करना है? n की जगह सब जगह n+1 लिखते जाना है। तो n+1, n की जगह n+1 और ये +1 अलग से है तो +1। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना था कि जो xn+1 वाला है उसमें से xn को माइनस कर दीजिए। करिए माइनस, इसमें से इसको माइनस करना, यानी कि xn+1 वाला लिखेंगे 1 + 1 2 n+2 माइनस xn क्या है? n/n+1। एलसीएम ले लेंगे, n+1 n+2, इधर क्या बचेगा? n+1 का होल स्क्वायर माइनस इधर क्या बचेगा? n+2 होल स्क्वायर खोलेंगे, n² + 1 + 2n माइनस n² - 2n अपॉन n+1 n+2। प्लस के n² से माइनस का n² कटेगा, प्लस के 2n से माइनस का 2n कटेगा। ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? n+1 और n+2। नेगेटिव का साइन तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब हमारी ये कंडीशन क्या आ गई? ग्रेटर देन 0 आ गई। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? xn+1, ये माइनस का xn है, इसको राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस का xn हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई हमारी कि जो xn है, xn+1 है, ये बड़ा है। देखेंगे n+1 वाला टर्म बड़ा कब होता है? ये 4 बड़ा है ना 3 से, कब बड़ा होता है? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, लिख देंगे गिवन सीक्वेंस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखेंगे ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल दिया, मतलब हमने इस सीक्वेंस का ऑर्डर तो निकाल दिया। अब हमें क्योंकि ये बाउंडेड दिखाना है तो हम इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लें। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यही तो करते हैं। n की वैल्यू 1 रखने पे क्या आ रहा है? सीक्वेंस का पहला टर्म 1/1 + 1 2, ये आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या आ रहा है? 2/2 + 1 यानी कि 2/3। तीसरा आ रहा है 3/4 4/5। ठीक है, ऐसे आगे आ रहे होंगे। अब क्या करेंगे? ये डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 0.5, 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 0.6, 3/4 को 0.7, ऐसे आगे लिखते जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे 0.5, 0.6, 0.7 ये कैसे ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा 0.5, उससे बड़ा 0.6, उससे बड़ा 0.7। जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने का क्या मतलब है? 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, मतलब नियरेस्ट होल नंबर 1 तक जा रहे होंगे ये सारी वैल्यूज़। तो इसका जो है हमें लोअर बाउंड मिल गया और अपर बाउंड मिल गया। सबसे छोटा नंबर मिल गया 0.5, सबसे बड़ा नंबर मिल गया 1। अगर हम इसको फॉर्मूले से, मतलब उससे देखें, वेल्ज़ानो-वेयर्स्ट्रैस थ्योरम से देखें, यानी इसकी लिमिट निकाल के देखें, तो देखेंगे इसकी लिमिट निकालेंगे। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस क्या दे रखा है? n/n+1 ये दे रखा है। अब इसमें n की जगह इन्फिनिटी पुट कीजिए, तो इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी/इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी। अब देखिए ऐसे तो सॉल्व होने नहीं वाला, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या कीजिए, जब इस तरह की चीज़ आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से n कॉमन ले सकते हैं। n कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे से, n कॉमन लिया इधर से और n कॉमन लिया इधर से। इधर से n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस इधर से n लेंगे, यहाँ पे n तो है नहीं, पर क्या बच जाएगा यहाँ पे? 1/n। भले ही आप इस ब्रैकेट को आप खोल के देख लीजिए, n × 1 n, n × 1/n 1, यही आएगा। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब
1/1 + 1/n, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो इसमें इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखेंगे 1/1 + 1/∞, n की जगह इन्फिनिटी रख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ गया इसका आंसर। देखेंगे हमने क्या निकाला था, 1 ही निकाला था, यानी कि लोअर बाउंड आ गया 0.5, अपर बाउंड आ गया 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, xn लिखेंगे, इनइक्वालिटी के साइन बनाएंगे, लोअर बाउंड को इधर लिखेंगे, अपर बाउंड को इधर लिखेंगे। लोअर बाउंड क्या है 0.5, अपर बाउंड क्या है 1। चलो 0.5 ना लिख के 1/2 लिख दो, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, और ये हमने लिख दिया एज इट इज़। तो ये जो आ गई हमारी कंडीशन आ गई इसकी, लोअर बाउंड क्या आ गया 1/2 और अपर बाउंड आ गया 1। तो इस सीक्वेंस को हमने बाउंडेड प्रूफ कर दिया, बाउंडेड प्रूफ करके इसकी दोनों वैल्यूज़ निकाल दी, लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा। ठीक है, हमने ये भी निकाल दिया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा। एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो n है, जो सीक्वेंस में n होता है उसमें नेचुरल नंबर वैल्यू रखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी तो नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसमें जो लिमिट रख रहे थे तो वो इन्फिनिटी रख रहे थे, यानी कि n की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे थे हम। तो n की वैल्यू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या, इससे मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये 1 कोई आ थोड़ी रहा होगा सच में। देखिए, यानी कि ये जो सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे होंगे ये 0.5 से स्टार्ट तो होंगे, 1/2 से स्टार्ट तो होंगे, पर ये ख़त्म कर जाके होंगे 1 पे। ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि 1 पे ही ख़त्म होंगे। क्यों, आप नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 2 3 रख के ये वैल्यूज़ निकाल रहे थे, लास्ट कहाँ पे हो रहे होंगे नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी पे, यानी इन्फिनिटी रख के 1 आ रही है वैल्यू। मतलब बाउंडेड सीक्वेंस में जो वैल्यूज़ आएंगी m1 और m2 की, यानी कि जो सीक्वेंस होगा वो इनके बीच में ही तो होगा, 0.5 और 1 के बीच में, 1 से बड़ा थोड़ी होगा। इन्फिनिटी के आगे भी कुछ होता है क्या, वैसे तो इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, पर इन्फिनिटी के आगे तो कुछ है ही नहीं ना। तो यानी कि 1, जो इस सीक्वेंस की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0.5 और 1 के बीच में लाई करेंगी। एक बार नंबर लाइन पे इसको समझ लेते हैं। देखेंगे जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 0.5, ये आ गई। ये कब ये 1 रखने पे आ रही है, n = 1 रखने पे ये वैल्यू आ रही है, और n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे, यानी n की लिमिट इन्फिनिटी रखने पे जो वैल्यू आ रही है बाउंडेड अपर बाउंड की, वो 1 आ रही है। इसके आगे तो जाएगा नहीं है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस में जो वैल्यूज़ होती हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करती हैं सिर्फ, ये इसके आगे नहीं जाएगा, इधर तक ही होगा। इसलिए हमने 1 निकाल दिया कि हाँ 1 आ सकता है एज अ अपर बाउंड, उसके आगे नहीं जाएगा, इनके बीच में ये वैल्यूज़ लाई करेंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका पेपर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।